चीजें इस्तेमाल करके बीमार पड़े भी ना। कोई भी बीमार पड़ना नहीं चाहता है फ्रेंड, लेकिन जाने अनजाने में फिर भी हम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपका डाइट सही है तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं है, अगर आपकी डाइट सही है तो आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। जरूरत और आप इस चीज को समझिए कि आपको कोई कोई जरूरत नहीं है और जरूरत में समझिए फर्क। यहाँ कह रहा है कि अगर आपकी डाइट गलत है तो दवाई खा के कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी डाइट गलत है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो दवाई खाते हैं वो दवाई खाते रहते हैं, लगातार दवाई चलती रहती है। दवाई छोड़ेंगे तो फिर वही घोड़ा वही मैदान, फिर से वही हो जाएगा। यानी कि दवाई किसी भी तरह से उनकी प्रॉब्लम को पकड़ के रखती है या दबा के रखती है या किसी भी तरह से सप्रेस करके रखती है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे कहता है कि अगर डाइट गलत है तो दवाई कुछ कर नहीं पाएगी, और अगर डाइट सही है तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे हेल्थ के बारे में, वो भी हम समझते हैं। कहते हैं कि अगर आप अपने खाने को दवाई की तरह खाएं, यानी कि नियम से खाएं, अगर आप खाने को और सही तरीके से आप खाएं खाने को, खाना आपका जो भोजन है, तो अगर आप खाने को सही तरीके से खाएं तो अ, अगर आप खाने को सही तरीके से ना खाएं तो आपको खाने की जगह दवाई खानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज के समय में हम देखते हैं कि उनकी सिरहाने पे एक डलिया जैसी रखी होती है, एक दवाई की टोकरी रखी होती है, और उसमें पता नहीं कितनी सारी दवाइयां, बहुत सारी दवाइयां, खाने के पहले खाने के बाद में ये वो पता नहीं कितनी सारी गोलियां उनको खानी पड़ती है। तो अगर आप खाने को दवाई की तरह नियमित तौर से नहीं खाते, सही तरीके से नहीं खाते, तो आपको खाने की जगह दवाइयां ही खानी पड़ेगी खाने के रूप में। तो आप क्या खाना चाहेंगे? दवाइयां खाना चाहेंगे या आप भोजन करना चाहेंगे? क्योंकि पहले पुराने जमाने में हमारे लिए जो अ, हमारा खाना था वही हमारा भोजन था। आज से 300-400 साल पहले कोई ऐसी गोली या कोई ऐसे डॉक्टर नहीं थे जो कि हमारा इलाज कर सके। पहले हैजा फैल जाता था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अलग अलग तरह की दिक्कतें आती थी। तो पहले के समय में हमारे दादा, हमारे परदादा, उन लोगों के बच्चे बहुत सारे पैदा होते थे, लेकिन सारे के सारे बच्चे बच नहीं पाते थे, क्योंकि मेडिकल साइंसेस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, दवाइयां नहीं थी। तो इसकी वजह से उन वो सारे लोग लंबा जीवन जीते थे, या वो सारे लोगों का मतलब जो जीता था वो बहुत ही लंबा जीवन जीता था। वो इस वजह से क्योंकि खाने से उनको वो सारी खुराक मिल जाती थी, खाने को वो सारा पोषण मिल जाता था जो कि उनको जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए काफी था। लेकिन जैसे जैसे हरित क्रांति हमारे हमारे देश में आई, 1960s 70s के पहले हमारे देश में खाने की कमी थी। तो खाने की कमी से निजात पाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ ऐसे मतलब हरित क्रांति वो लेकर आए। हरित क्रांति से क्या हुआ कि जिस खेत में 1 बोरी अनाज होता था, उस खेत में 10 बोरी अनाज होने लगा। केमिकल की मदद से उपज को बढ़ा दिया गया। लेकिन केमिकल की मदद से उपज तो बढ़ गई, लेकिन उस उपज के बढ़ने की वजह से तरह तरह के केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर आ गए, और वो केमिकल धीरे 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 करके हमारे शरीर को खोखला करने लगे। वो केमिकल्स धीरे 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 करके हमारे शरीर को बीमार ज्यादा से ज्यादा करते चले गए। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पहले आज जो बीमारियां कल नहीं थी वो आज आ रही हैं। जो बीमारियों के बारे में 10 15 20 साल पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था, आज वो बहुत सारे लोगों को हो रही है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को खोखला कर दिया गया है। हमारा शरीर बना है खाना, सब्जी और फल पचाने के लिए, लेकिन इन्हीं तीनों चीजों के माध्यम से हम खाते हैं। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, पोटैश, लेड, क्लोरीन, केमिकल, हर्बिसाइड, ये सारी चीजें जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर जाती है। और हमारा शरीर जो है उसको बनाया गया है, नेचुरल चीजें हजम करने की क्षमता इसके अंदर है। लेकिन जो रसायन जाता है, जो केमिकल जाता है, जो केमिकल टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर जाती है, उसको पचाने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ।
ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है लौकी को या बैंगन को या इस तरह के किसी भी सब्जी को। तो होता क्या है कि उसके अंदर कार्सिनोजेनिक चेंजेस आते हैं। कार्सिनोजेनिक चेंजेस आने के बाद उसका शरीर फूलना शुरू करता है। आप देखेंगे कि किसी जानवर का या इंसानी शरीर जब मर जाता है तो शरीर फूलना शुरू कर देता है, फूलना शुरू हो जाता है, जानवर का शरीर भी फूलता है। अब ठीक उसी तरह से आप अगर लौकी या बैंगन को कार्सिनोजेनिक चेंजेस अगर उसके अंदर करेंगे तो वो भी आकार में बढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर मान लीजिए कार्सिनोजेनिक चेंजेस यानी कि कैंसर एक तरह का होता है, तो अब मान लीजिए कि अगर लौकी को या बैंगन को या इस तरह की किसी भी सब्जी को अगर आपने वो इंजेक्शन देकर उसके मतलब शरीर को फुलाना शुरू कर दिया, और वो वाली सब्जी, अच्छा वो जो जिसको जो उसको बेच रहा है वो क्यों उसको इंजेक्शन दे रहा है? क्योंकि अगर सब्जी का आकार बढ़ेगा, सब्जी का वजन बढ़ेगा, तो उसको बेचने से ज्यादा मुनाफा होगा, उसको बेचने से ज्यादा फायदा होगा। इसकी वजह से वो उसको बेचना चाहता है ज्यादा दाम में। इस वजह से वो इंजेक्शन डालता है। वो सोचता है कि जिसको बेच रहे हैं वो कभी ना कभी तो मरेगा, तो जल्दी मार देंगे उसको, क्या दिक्कत। तो पर इसके अंदर कोई नियम नहीं है हमारी सरकार का कि आप ये नहीं डाल सकते, वो नहीं डाल सकते, उसका जो मर्जी आए आप डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर इनफैक्ट टैक्स फ्री है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो मर्जी आए कर सकते हैं। तो बेसिकली वो जो सब्जी को कैंसर हुआ या उस सब्जी को फुला दिया गया और वो सब्जी हमने घर में लाए और हमने काटी और वो हमारे शरीर के अंदर गई। तो आप सोचिए कि जिस सब्जी को कैंसर था वो सब्जी हमने खा ली, तो हमें भी कैंसर होने की प्रबलता बढ़ गई। तो ये हम बिल्कुल बारूद के ढेर पे बैठे हैं। किसी भी आदमी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग बिल्कुल अनसिक्योर जोन में, जिसकी भी ब्लड रिपोर्ट आज की डेट में ठीक है, वो इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि उसकी ब्लड रिपोर्ट आने वाले समय में सही रहेगी। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो नॉनवेज हैं, हम तो वेजिटेरियन नहीं है, हमको लौकी के कैंसर से क्या लेना देना, हमको क्या लेना देना बैंगन में इंजेक्शन डालने से, हम तो सब्जी खाते ही नहीं, हम तो नॉनवेज खाते हैं जी। अब आप देखिए कि दो तरह की मुर्गियां होती हैं। एक तो बॉयलर मुर्गी होती है जिसको काट के खाया जाता है, और एक लेयर लेयर मुर्गी होती है, पोल्ट्री पोल्ट्री मुर्गी बोलते हैं जिसको, जो सिर्फ अंडा देती है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है, वो सिर्फ अंडा देती है और उसके अंडे में वैसा कुछ खास होता भी नहीं। खैर, तो बॉयलर मुर्गी जिसको काट के लोग खाते हैं बेसिकली, उसको अपनी टांग पे खड़ा होते हुए भी कभी आपने नहीं देखा होगा। अपनी टांग पे खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक चूजे को मुर्गी बनने में 120 दिन लगते हैं, लेकिन 120 दिन नहीं दिए जाते उसको। हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देके उसको, ऐसी फीड देके उसको 45 दिन में ही बड़ा कर दिया जाता है। 45 दिन में बड़ा करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि उसको कम खाना खिलाना पड़ेगा, उसको 55 दिन का खाना बच गया उसका। 55 नहीं, इनफैक्ट 75 दिन का खाना बच गया। 75 दिन का खाना उसको कम खिलाना पड़ा, तो पैसे मुनाफा हुआ उससे, और बेच करके जो मुनाफा हुआ वो अलग। तो आप देखेंगे कि बॉयलर की जो मुर्गी होगी वो अपनी टांग पे खुद खड़ी भी नहीं हो सकती, कुछ देर खड़ी होती है, फिर ऐसे ऐसे करती है, फिर वापस नीचे नीचे बैठ जाती है। जहां पर मुर्गी कट रही होती है आप देखेंगे वहां मुर्गी खड़ी हुई आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि उसके टांग में इतनी ताकत ही नहीं है कि कुछ देर तक वो खड़ी रह सके। तो जो मुर्गी खुद के टांग पे खड़ी नहीं हो पा रही है, उसको खा के आपके अंदर कैसे ताकत आएगी, आप मुझे बताइए। अच्छा, दूसरी बात कि बहुत सारे लोग मटन खाते हैं या फिश खाते हैं। फिश को भी इस तरह का खाना खिलाया जाता है जहाँ पर मछली पालन होता है, या जहाँ पर मटन यानी कि बकरे को या बकरी को मतलब पाला जाता है बेचने के उद्देश्य से। वहां पर उन लोगों को भी ऐसी फीड दी जाती है कि जिससे कि उनका शरीर बढ़ जाए, तेजी से बढ़ जाए। उनको एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनके शरीर के अंदर कोई बीमारी ना हो, क्योंकि अगर उसको बीमारी हो गई तो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। तो जिसने पैसा लगा रखा है वो उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन देता है ताकि वो उसका शरीर का आकार जल्दी से जल्दी बढ़े, उसको कम खाना खिलाना पड़े और जल्दी से जल्दी मार्केट में उसे बेच सके। तो आप इसी वजह से देखेंगे कि देसी मुर्गी में या देसी मटन में और जो नॉर्मल मटन होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है प्राइस में, क्योंकि उसको ज्यादा दिन तक खाना खिलाया गया है, उसके अंदर केमिकल कम है। केमिकल उसमें भी होता है क्योंकि आपको कुछ दवाइयां तो उसको देनी पड़ेगी, नहीं तो जानवरों में बड़ी तेजी से बीमारी फैल जाती है, मुर्गियों में भी बीमारी फैल जाती है। इस वजह से अलग अलग तरह के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। अब उसने जो 45 दिन या 50 दिन या 55 दिन में जो
इंजेक्शन उसके शरीर के अंदर गए हैं, उसको काट के खाने से आपके शरीर के अंदर एक बार में सारी की सारी गंदगी, सारे के सारे हार्मोन, सारे के सारे केमिकल एक साथ चले जाते हैं। तो जब वो एक साथ आपके शरीर में चले जाते हैं तो आपको भी उसका फायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही होगा। हाँ, टेस्ट सिर्फ जीभ तक आएगा, लेकिन उसके बाद धज्जियां उड़ेगी शरीर के सिस्टम की, वो बिल्कुल तय है। मतलब ये टाइम बॉम्ब है जिसका फटना तय है। तो इस तरह से हम लोग अपने शरीर की जो है देखभाल कर रहे हैं या अनदेखा कर रहे हैं। तो हमें अपने खाने को मेडिसिन बनाना है, तो उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, खाने को हम किस तरह से ये कर सकते हैं। या सबसे पहले तो ये भी समझेंगे कि इसमें मूलभूत फर्क क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये सारी चीजें समझेंगे तो हमें फर्क करने में आसानी होगी कि न्यूट्रिशन में या कह लीजिए इलनेस और वेलनेस में मूलभूत फर्क क्या होता है। बीमार हम पड़ते हैं तभी हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तभी हम दवाई की दुकान में दवाई लेने जाते हैं। लेकिन जब तक हम ठीक होते हैं तब तक हम दवाई लेना नहीं चाहते। तो मकसद यही है कि हम ठीक ही रहें, हम बीमार ना पड़े। तो आइए थोड़ा और समझते हैं कि सिकनेस की इंडस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी। देखिए, पहले के समय में, आज से बहुत बहुत पहले, जब कोई बीमार पड़ता था तो देखा मतलब दो दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ी जाती थी बीमारी। कि एक तो लाइलाज बीमारी होती थी, और पहले के समय में बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो लाइलाज थी, जिनका इलाज नहीं किया जा सकता था, वो चाहे जिस भी तरह की बीमारी हो, चाहे प्लेग हो, चाहे हैजा हो, या इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती थी। कुछ बीमारियां होती थी सर्दी जुकाम खांसी, और ये सब छोटी मोटी बीमारियां। तो उनको डील करने के लिए तो बहुत सारे देसी नुस्खे थे, बहुत सारे तरीके थे। लेकिन अगर बीमार पड़ गया तो आप देखेंगे उस बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी इस तरह की बीमारी से मृत्यु हुई है, जिनको हम जानते हैं, जैसे अर्नेस्टो चे गुएवारा नाम के एक लैटिन अमेरिकन रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे। उनकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई। और राजा राम मोहन रॉय की भी लगभग मतलब थोड़ी कम ही उम्र में मृत्यु हुई है, ओल्ड एज से नहीं मरे वो। इसके अलावा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनकी भी कम उम्र में मृत्यु हुई। और ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे, मतलब फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हुई। आपको एक और चीज बताता हूं मैं। 1950 के पहले हमारे देश के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए। हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए। हमारे देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी पैदा हुए। आप देखेंगे आज की डेट में जितने भी लोग मतलब नामी गिरामी लोग हम देख पाते थे आज से कुछ समय पहले, चाहे वो आप मतलब सीवी रमन की बात करें, अमर्त्य सेन की बात करें, जितने साइंटिस्ट थे, या महात्मा गांधी की बात करें, या आप सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें, ऐसे और भी एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, तो ये सारे लोग 1950 के पहले पैदा हुए थे। गौर कीजिए, मतलब 1950 के पहले पैदा होने वाले लोग, हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए। क्यों? क्योंकि और उसके बाद जितने भी लोग पैदा हुए, उन लोगों सब ने स्कैम किया, उन लोगों ने घोटाला किया, उन लोगों ने मतलब अलग अलग तरह से टोपी पहनाई लोगों को। और कोई भी प्योर आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है जिसने कोई गड़बड़ घोटाला ना किया हो, जिसके ऊपर केस ना चला हो, जिसके जिसके ऊपर कोई ना कोई दोषारोपण ना किया गया हो। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। कोई भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि कहते हैं आहार से ही हमारा विचार बनता है। हमारा जैसा आहार होगा, हम जैसा इंटेक करेंगे, वैसे ही हम बनेंगे। तो पहले के समय में प्योर इंटेक होता था तो आदमी भी प्योर बनता था। आप देखेंगे दारा सिंह, और किसी भी श्रेणी में आप देखेंगे कि बड़े बड़े मतलब जो भी हुए एकदम प्योर हुए, बढ़िया हुए, एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारा खान पान आगे बढ़ा, उसमें शरीर के अंदर कुछ भी डाल देते हैं लोग। तो इसकी वजह से आप देखेंगे 1950 के पहले पैदा होने वाले लोग तो महापुरुष हुए। लेकिन अभी जितने भी लोग हो रहे हैं वो सब नकली माल मतलब चल रहा है सारा का सारा। तो ये आहार के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमारे फूड, हमारे इंटेक के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सिकनेस बेसिकली, या दवाइयों का आविर्भाव तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ। लेकिन सिकनेस की इंडस्ट्री उसके पहले भी चलती थी। उसके पहले अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता था। होम्योपैथी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता था, या अलग अलग तरीके से
उनको कुछ कुछ वनस्पतियों से या सिद्धा से, यूनानी से, आयुर्वेद से, इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था। ये जब कोई बीमार पड़ जाता था, उस समय एलोपैथी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। उस समय ये अंग्रेजी दवाइयां और अंग्रेजी डॉक्टर, टेस्ट, पैथ लैब, ये सब नहीं हुआ करती थी। तो ये सिकनेस की हिस्ट्री है कि आज से 300-400 साल पहले भी अगर कोई पागल हो जाता था, उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था। अगर कोई मतलब ऐसे अगर कोई बीमार हो जाता था तो उसको रेस्ट दिया जाता था, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता था, और उसको खाने पीने से उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाती थी। तो ये जो लोग बीमार पड़ जाते थे, उन लोगों का की देख रेख की जाती थी, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई इलाज नहीं था एज सच। बीमार पड़ गए तो पड़ गए, अब कुछ कर नहीं सकते। आपका जो होना है, जैसे जानवरों में होता है, अगर जानवर को कोई बीमारी हो गई तो वो उस बीमारी से धीरे धीरे वो उनका इंतकाल हो जाता है, वो चले जाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह से बीमारी जो है, सिकनेस जो है, वो बहुत सारे लोगों में पहले होती थी और छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, दवाइयों का आविष्कार हुआ और वो चीज होना बंद हो गई। लेकिन दवाइयों तो खैर बहुत बाद में आविष्कार हुई। लेकिन उन दवाइयों के आविष्कार के पहले भी बहुत सारे तरीके की चीजें होती थी हमारे, मतलब इलाज तो नहीं कहेंगे, लेकिन देसी नुस्खे और दादी नानी के बहुत सारे नुस्खे थे, जिससे बहुत सारी चीजें हो जाती थी और बहुत फायदा भी होता था। उसको आगे चल के जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि सिकनेस इंडस्ट्री जो है, जो बीमार पड़ने वाली इंडस्ट्री, आप देखेंगे कि आज के डेट में सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं। क्योंकि हर इंडस्ट्रियलिस्ट को पता है कि जो भी पैदा हुआ है वो बीमार होके ही मरेगा। नेचुरल डेथ आज के डेट में नहीं हो रही लोगों की, लोग बीमार पड़ के ही मर रहे हैं। और जो भी उन्होंने जिंदगी भर में कमाया है वो डॉक्टर को देकर जाते हैं, वो पैथ लैब को या डॉक्टर हॉस्पिटल को देकर जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? वो डॉक्टर को और हॉस्पिटल को देकर जाते हैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई। हॉस्पिटल में एक दिन रहने का क्या खर्चा है, तो आपको अंदाजा ही होगा। जो टेस्ट चाहिए वो भी करते हैं, जो टेस्ट नहीं चाहिए वो भी करते हैं। बोलते हैं प्रिकॉशन है, कर लेते हैं एक बार। खैर, तो सिकनेस की इंडस्ट्री का ऐसा है कि आप देखेंगे कि आजकल टाटा के हॉस्पिटल हैं, बिरला के हॉस्पिटल हैं, और ये लोग मूल तौर पे हॉस्पिटल वाले लोग नहीं हैं। इन लोगों का व्यापार दूसरा है, लेकिन इन लोगों ने हॉस्पिटल भी खोले हैं। आप देखेंगे कि एक इंश्योरेंस की कंपनी है मैक्स, उसने भी हॉस्पिटल खोला हुआ है। आप देखेंगे कि कैलकाटा में पहले एक मनी मार्केट कंपनी हुआ करती थी, पियरलेस नाम था उस कंपनी का, उसने भी हॉस्पिटल खोल रखा है। कोठारी ग्रुप का हॉस्पिटल खोल रखा है। और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है, उन्होंने नर्सिंग होम खोल रखे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल खोल रखे हैं। क्यों? उनको पता है कि हॉस्पिटल वाला बिजनेस बड़ा जोरदार बिजनेस है। इसमें आप एक बार हॉस्पिटल खड़ा कर दो और जो भी आएगा वो लाखों रुपए का बिल उसका बनाएंगे और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो अभी क्या है कि सिकनेस इंडस्ट्री के और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, या उसके क्या क्या स्वरूप हैं, क्या क्या उसके सैलिएंट फीचर्स हैं, रोल क्या है उसके, ये हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सिकनेस की इंडस्ट्री जो है, या बीमार वाली जो कैटेगरी है, उसमें मेडिकल इमरजेंसी या उसको बिल्कुल लास्ट, मतलब आखिरी उम्मीद की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। या उसको शुरुआत जब हुई थी उसकी, तो उसको आखिरी उम्मीद की तरह ही देखा जाता था। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज पहले जिस भी तरह के देसी नुस्खे या घर का इलाज और ये सारी चीजें ही करते थे। और जब वो नहीं हो पाता था, तब कहीं जाके मेडिकल इमरजेंसी की नौबत आती थी। किसी वैद्य या हकीम या यूनानी सिद्धा प्रैक्टिशनर के पास वो लोग जाया करते थे। तो मेडिकल इमरजेंसी में कोई भी सिकनेस इंडस्ट्री वाला उपाय किया जाता था, और एकदम आखिरी रास्ते की तरह उसको देखा जाता था। और देखा जाता था कि इमीडिएट रिलीफ मिल जाए। क्योंकि अगर किसी को तकलीफ असहनीय है, या तकलीफ बहुत ज्यादा है, या तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही है, तभी जाके वो सिकनेस इंडस्ट्री, तभी जाके वो हॉस्पिटल, तभी जाके वो डॉक्टर, या तभी जाके वो ऐसा मेडिकल इलाज या उपचार कोई कराने के लिए सोचता था। नहीं तो अमूमन आज की डेट में भी ये विचारधारा लोगों की रहती है कि लोगों के पास, डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, लोग इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं, लोग पैथ लैब में जाने से डरते हैं। तो ये लेकिन जब तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता है, तो इमीडिएट रिलीफ के लिए बिल्कुल तुरंत। और देखिए, हम लोग के मतलब कहावत भी है कि जल्दी का काम शैतान का होता है।
अगर हम किसी भी काम को बिल्कुल जल्दी से कर देते हैं तो वो जल्दी के चक्कर में हमें बहुत सारे लेने के देने पड़ सकते हैं और बहुत सारा नुकसान हमें लंबे समय में हो सकता है। तो इमीडिएट रिलीफ, जब किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है या बहुत ज्यादा असुविधा है, तो इमीडिएट रिलीफ होती है। आप पहले देखिए कि बच्चों की डिलीवरी, जो माँ प्रेग्नेंट होती है, उनकी डिलीवरी भी पहले नॉर्मल हुआ करती थी, उसके अलग तरीके हुआ करते थे, और जो भी कॉम्प्लिकेशन होती थी उसको भी डील करने के अलग अलग तरीके हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में नॉर्मल डिलीवरी लगभग लगभग नहीं होती है। आजकल की डेट में नॉर्मल डेथ भी नहीं होती है, किसी ना किसी बीमारी की वजह से ही लोग जाते हैं दुनिया को छोड़कर। और तरह तरह की प्रॉब्लम्स, तरह तरह की दवाइयां और अलग अलग चीजें, उसका मॉडस ऑपरेंडी भी हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से वो हमारे शरीर के ऊपर काम करती है। अच्छा, इसका जो आउटलुक होता है, या इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, इसका जो मतलब इसका जो दृष्टिकोण होता है, वो शॉर्ट टर्म दृष्टिकोण होता है। और ये सिम्टोमेटिक रिलीफ हमें हमें देती है। जिस भी तरह की, अगर हम कोई भी दवाइयां या अगर कोई भी सिकनेस पे डील करते हैं, तो सिकनेस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है सिकनेस का। कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी के फल स्वरूप जो तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को का निवारण करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाता है। जैसे कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो दर्द के निवारण के लिए या दर्द को कम करने के लिए, दर्द को किल करने के लिए कोई ना कोई औषधि आपको दी जाती है। पेट में दर्द हो रहा है तो पेट में दर्द को रोकने के लिए कोई औषधि दी जाती है। अगर आपको दस्त हो रहा है तो उस दस्त को रोकने के लिए कोई दवाई दी जाती है। या जैसे मान लीजिए ये चश्मा लोग पहनते हैं, या मैंने भी पहन रखा है। तो अब ये तो मैं बहुत बचपन से पहन रहा हूँ, तब तो मुझे ये सारी जानकारी थी नहीं। और जब तक ये जानकारी हुई तब तक तो ऑलरेडी काफी लेट हो भी चुकी थी, पावर बहुत ज्यादा हो चुका था। तो ये एक तरह की बैसाखी है। जो बैसाखी, किसी के पैर में कोई दिक्कत होती है तो वो कुछ सपोर्ट लेकर चलता है, तो मतलब वॉकिंग स्टिक से या बैसाखी के सहारे चलता है। ठीक उसी तरह से ये भी एक तरह की बैसाखी है। हालांकि ये उतना ज्यादा विपन्न नहीं फील होता है, लेकिन है तो ये भी बैसाखी। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम तो आंख में थी, लेकिन ऊपर से कुछ पहन लिया था कि वो प्रॉब्लम टेम्पररीली सॉल्व हो गई। टेम्पररी सोल्यूशन टू अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। तो ये प्रोवाइड करते हैं। और आउटलुक बहुत शॉर्ट टर्म होता है। अभी कोई दिक्कत हो रही है तो अभी उस दिक्कत को कैसे रोकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को हार्ट, मतलब आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो वो क्या करेंगे, वो बाईपास कर देंगे। अच्छा, बाईपास की क्या एज है, 10 साल के बाद फिर से बाईपास करना पड़ेगा। यानी कि उसकी एज 10 साल की है, वो बहुत शॉर्ट टर्म उसका उपाय है, लॉन्ग टर्म उपाय नहीं है, फिर से बाईपास करना पड़ेगा। अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट करना है, घुटनों की समस्या है, नी रिप्लेसमेंट अगर वो करवाना चाहते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट करेंगे तो 10 साल बाद फिर से नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। 10 साल से ज्यादा, और 10 साल तो खैर कहने की बात है, 4 5 साल 6 साल में ही वो खेल खत्म हो जाता है उसका, फिर से करवाना पड़ता है। और ये जो बाईपास वाली भी बात है, वो भी मतलब दोबारा करवानी पड़ती है, अगर आपको, अगर आपका शरीर तब तक ठीक है तो ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन रहता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, मतलब एक जुगाड़ जुगाड़ कहते हैं जिसको। हालांकि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी मेडिकल लाइन में हैं, उनको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी या सुनने में मन को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो भी प्रॉब्लम शरीर की होती है, उसको कुछ ना कुछ एक ऐसा सिस्टम कर देते हैं जिससे उस समय वो टिक जाए। और हमारे शरीर के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम बैठा है, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो सारा का सारा हैवी लिफ्टिंग वही करता है। मतलब हमारे जो शरीर की बेहतरी करनी है, वो एक्चुअली इम्यून सिस्टम ही करता है। किसी की हड्डी टूट गई तो वहां पर वो प्लेट बैठा देते हैं, ताकि इधर उधर कहीं मतलब अलाइनमेंट बिगड़ ना जाए। और धीरे धीरे जो हम खुराक लेते हैं, जो खाना खाते हैं, उससे वो हड्डी वापस जुड़ना शुरू हो जाती है, फिर वो प्लेट निकाल देते हैं। या किसी किसी के केस में वो प्लेट वहां रहती भी है तो कोई नुकसान नहीं करती। आजकल ऐसे फिलामेंट्स आ गए हैं जिसको अगर आप लगा देते हैं तो वो हड्डी में ही मिक्स हो जाते हैं। जो फिलामेंट्स नहीं कहते उसे, में भी ऐसी चीजें होती है, हड्डी की जगह पे वो हड्डी में ही मिक्स हो जाती है, और ऐसी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है कि वो हड्डी में मिक्स हो जाए तो दिक्कत नहीं होती। तो ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देते हैं एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को। आप चाहे किसी भी तरह की कोई भी समस्या ले लीजिए, उसमें
आपको एक रिलीफ देने की, टेम्पररी रिलीफ देने की चेष्टा होती है, और लॉन्ग टर्म रिलीफ लेकिन आपको इम्यूनिटी सिस्टम ही दे पाता है। लॉन्ग टर्म रिलीफ आपको कोई भी दवाई नहीं दे पाएगी, और बाकी का काम इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत अच्छा रोल होता है अगर आप सही में ठीक हो रहे हैं तो इसका शॉर्ट टर्म आउटलुक होता है, मतलब अगर अभी कोई चीज हो रही है तो उसको तात्कालिक फिक्स करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगा दो। ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप और भी ले सकते हैं कि अगर किसी को कुछ भी हो रहा है तो अच्छा, फिर और क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है, या तो दबा दो या उसको एलिमिनेट कर दो शरीर से। ये दो ही उपाय है। दबा दो मतलब अगर बीपी हो गया है तो दवाई दे दो, बीपी दब जाएगा। शुगर हो गया है तो ये दे दो, मतलब दवाई दे दो, शुगर दब जाएगा। अगर पेट का दर्द है तो दवाई दे दो, पेट का दर्द दब जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको दबा दो। अच्छा, दबाने से क्या होता है, शरीर के अंदर एक प्रेशर कुकर इफेक्ट पैदा होता है। आप देखेंगे प्रेशर कुकर में प्रेशर से खाना बनता है, मतलब जल्दी बन जाता है क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। तब होता क्या है कि अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या हुई है और उसको आप शरीर के अंदर दबा रहे हैं तो अंदर तो प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर अगर एक लिमिट से ऊपर बढ़ जाएगा तो प्रेशर कुकर में जैसे सीटी को ऊपर करके प्रेशर मतलब निकलता है, भाप निकलती है, ठीक उसी तरह से शरीर के साथ भी होगा। आप दवाई खा रहे हैं, खा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और प्रेशर को रिलीज करने के लिए आपके जो सिम्टम्स हैं वो बाहर आएंगे। तब जो है डॉक्टर जो है वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय ऑलरेडी जो गड़बड़ी का सिलसिला है वो बहुत लंबा चौड़ा चल चुका होगा। तो या तो दबा दो, जो भी प्रॉब्लम है उसको दवाई दो, दबा दो, या तो एलिमिनेट कर दो। अच्छा, किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी हटा दो। अच्छा, हाथ में गैंग्रीन हो गया, हाथ को हटा दो। अच्छा, गोल ब्लैडर में स्टोन है, अच्छा गोल ब्लैडर हटा दो। अच्छा, मतलब और क्या क्या क्या, आपके अलग अलग चीज में अलग अलग अगर समस्या है तो वो ऑर्गन ही हटा दो भाई। मतलब अगर कहीं कैंसर हो गया तो उसको सेक्शन को काट के अलग कर दो। वो जिस कारण से हुआ है वो प्रॉब्लम, वो तो अभी भी शरीर में है भैया। जिस कारण से वो प्रॉब्लम हुई है वो तो शरीर के अंदर अभी भी विद्यमान है, वो तो अभी भी है शरीर के अंदर। तो हमने उसको तो एड्रेस ही नहीं किया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई, है ना। आप मान लीजिए कि अगर आप आ, कहीं अगर आपने आ, कोई भी प्रॉब्लम, अगर जो जो जड़ है प्रॉब्लम की, जो कारण है प्रॉब्लम का, वो कारण अगर आप एड्रेस नहीं करते तो फिर आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। आप सिर्फ विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, आप मतलब उसको मतलब उगा रहे हैं, प्रॉब्लम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सिकनेस की इंडस्ट्री है वो सप्रेशन पे चलती है, बीमारी को दबाने पे चलती है, या जहां पर बीमारी हुई है वो चाहे स्प्लेन हो, चाहे वो आपका गोल ब्लैडर हो, चाहे वो कहीं भी प्रॉब्लम है, तो उस अंग को शरीर से हटा दो, उस जगह को शरीर से हटा दो। ये मॉडल। अच्छा, ओवरी में सिस्ट हो गई, अच्छा ओवरी को हटा दो। तो ये हटाने वाला मतलब इलाज होता है सिकनेस की इंडस्ट्री में, क्योंकि वो रूट कॉज के ऊपर काम ही नहीं करते। रूट कॉज से लोग कोई लेना देना नहीं है सिकनेस इंडस्ट्री का। अच्छा, इसका और क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट देती है लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में। कोई अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन शॉर्ट शॉर्ट टर्म ही होता है। मतलब वो सोल्यूशन बहुत कम समय तक ही चलेगा, लंबे समय तक नहीं चल पाएगा वो प्रॉब्लम। वो रिजल्ट या वो रेजोल्यूशन जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अगर किसी को 100 mg की गोली दी गई है तो साल या 2 साल बाद वो 100 mg की गोली उसको काम नहीं करती, उसको 200 mg की गोली देनी पड़ती है, चाहे वो प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो। फिर 1-2 साल बाद फिर वो 200 mg की गोली काम नहीं करती, फिर उनको 300 या 400 mg की गोली देते हैं। फिर 2 साल बाद फिर 1000 mg की गोली देते हैं। फिर एक गोली बढ़ के 2 गोली हो जाती है, फिर 2 गोली बढ़ के 3 गोली हो जाती है, फिर 3 से 4, 4 से 5, ऐसे गोलियां बढ़ती रहती है। मतलब गब्बर जो बोलता है कि अब गोली खा, तो वैसे वो गोली खाते रहते हैं। तो जैसे कालिया घोष ने बोला था कि गोली खा, तुमने हमारा नमक खाया तो अब गोली खा। तो अब और लोग ऐसे गोली खाते रहते हैं और बढ़ती रहती है उनकी गोलियां, कम नहीं होती हैं। तो क्योंकि वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट दे पाते हैं किसी एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं चाहिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म मानसिकता रखकर ये सोचना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम क्यों हुई है, और उस प्रॉब्लम को शरीर से एलिमिनेट करने के बारे में सोचना होगा। और बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर हम सिकनेस या इलनेस की इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो तरह तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर हम बीमारियों वाला एस्पेक्ट ले लें तो
ये विभाजन है, ये अंतर है न्यूट्रिशन में और सप्लीमेंट्स में। ये न्यूट्रिशन में और मतलब जो बीमारी के लिए जो जो भी चीजें लोग करते हैं, तो साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं दवाइयों में, और ये हर किसी को पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, ये दवाइयां बनाने वाले को भी पता है कि हाँ भाई प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन प्रॉब्लम होगी तो होगी क्या है, लोगों के को इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलेगा। ये इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देते हैं, सोचते भी नहीं है। और ये इंस्टेंट रिजल्ट का ऐसा प्रचलन हो गया लोगों को कि अरे, लोग क्या है कि कुछ भी खाने के बाद घड़ी देखना शुरू कर देते हैं कि अरे 5 मिनट हो गया अभी तक रिजल्ट नहीं आया, अरे 2 दिन हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं होया आया, चलो परिवेश जी को फोन, परिवेश जी 2 हफ्ते हो गए हम तो नोवा खा रहे हैं सर, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे आप आप दूध पी रहे हैं तो 1 साल से आपकी बॉडी अभी तक नहीं बनी, तो दूध तो बेकार है जी। ऐसा है ना, आप अगर मेवा खा रहे हैं, अगर आप काजू बादाम पिस्ता अखरोट किशमिश खा रहे हैं और आपकी बॉडी नहीं बनी, तो वो तो बेकार है फिर। नहीं, आप खाना खा रहे हैं डेली फिर भी आपको दोबारा भूख लग जाती, खाना तो बेकार है फिर। खैर, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं अगर हम सिकनेस की इंडस्ट्री को पकड़े तो, क्योंकि ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है, ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो प्रॉब्लम जब हो चुकी होती है तब हम चाहे जो भी कर लें, ऑलरेडी ऑर्गन जो डिस्ट्रेस में है, ऑलरेडी ऑर्गन जो प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम से उभर कर बाहर नहीं आ पाएगा, प्रॉब्लम में वो ऑलरेडी पड़ चुका है। उस समय आप सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, उस समय आप सिर्फ रोकथाम कर सकते हैं कि प्रॉब्लम और आगे ना बढ़े, और बाकी का काम इम्यूनिटी सिस्टम का होता है। लेकिन सिकनेस की इंडस्ट्री में साइड इफेक्ट दुनिया भर के साइड इफेक्ट होते हैं बहुत सारे, और गलत ट्रीटमेंट की वजह से नुकसान होता है वो अलग। कहीं कहीं डायग्नोसिस गलत हो जाता है तो ट्रीटमेंट गलत हो जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हम करेंगे, उसमें ये आपको जरूर बताएंगे कि अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का अलग अलग इलाज हुआ और बाद में पता चला कि वो इलाज ही गलत है। ऐसे बहुत लोगों का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन में कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशन का जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो शरीर के अंदर ही छूट गए, कैंची छूट गई, आरी छूट गई है, जो जो भी apparatus होता है वो शरीर के अंदर ही छूट गया। क्या प्रॉब्लम थी राइट किडनी में, तो लेफ्ट किडनी को निकाल लिया, ऐसा होता है। प्रॉब्लम थी कहीं और, किसी और ऑर्गन को निकाल लिया। तो ये अब मान लीजिए जो डॉक्टर है जिसको निकालना है, उसका घर, उसकी घर वाली से झगड़ा हो गया, तो उसका मूड खराब है, उसने राइट की जगह लेफ्ट निकाल लिया। कुछ भी हो सकता है। तो सिकनेस की इंडस्ट्री जो है, वो बारूद के ढेर पे आप बैठे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप क्यों चाहेंगे कि आपके परिवारजन, आप क्यों चाहेंगे कि आपके आत्मीय जन, क्यों चाहेंगे कि आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड क्यों पहले बीमार पड़े और फिर उनकी देखभाल करें? पहले ऑलरेडी घर में चोरी हो जाए फिर पुलिस पर रिपोर्ट लिखाएं। कुछ ऐसा करें कि जिससे चोरी ना हो, कुछ ऐसा करें जिससे वो प्रॉब्लम ही ना हो। तो अब हम समझते हैं कि वेलनेस की क्या हिस्ट्री है। फ्रेंड्स, वेलनेस बहुत ही पुराना चला आ रहा है। वेलनेस के समय पर वेलनेस चीज बड़ी पुरानी चली आ रही है। जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके वैद्य और हकीम उनको कोई एलोपैथी की गोली नहीं देते थे, तो वो उनको खाने के जरिए, प्राकृतिक वनस्पतियों के जरिए वो बहुत सारी ऐसी चीजें देते थे जिससे उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम से वो दूर रह सकते थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारी दादी नानी के बहुत सारे नुस्खे हुआ करते थे, तो उससे भी बहुत सारी चीजें होती थी। पहले के समय में आपने देखा होगा, आप जब छोटे थे या आपकी अगर ठीक ठाक उम्र है तो आपने अपनी दादी नानी को देखा होगा, बहुत सारी चीजों में वो अलग अलग तरह के बहुत सारे देसी नुस्खे थे जिसको लेकर, या बहुत सारे प्रिकॉशंस थे, या बहुत सारे टोने टोटके थे जिसको करके वो लोग काफी हद तक वो लोग निजात पा लेते थे बड़ी बड़ी बड़े बड़े चैलेंजेस से। और वो लोग जानते थे कि कौन सी चीज क्यों हो रही है, उनको पता था कि रूट कॉज क्या है। आज के डेट में हम रूट कॉज को समझना ही नहीं चाहते। हम परिवेश जी को फोन करते हैं, परिवेश जी ये बीमारी हो गई, क्या देना। वो समझना नहीं चाहते कि वो बीमारी होती क्या है, क्यों दे रहे हैं वो सप्लीमेंट, उससे होगा क्या, ये सारी गहराई में नहीं 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 नहीं, उतना समझ के क्या करना है आप बता दीजिए। अब सोचिए कि जब हमारे कंपनी में 10,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो वो मुझे कॉल करते हैं। जब आगे कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी में और नए लोग जुड़ेंगे, तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे, वो किसको फोन करेंगे? परिवेश जी को। और तो किसी को कुछ पता नहीं है तो परिवेश जी को फोन करेंगे। फिर जब 1 लाख से डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या 10 लाख हो जाएगी, तब किसको फोन करेंगे? परिवेश जी को। 10 लाख लोग परिवेश जी को फोन करेंगे, पूछेंगे सर रिपोर्ट भेज दी है,
बताइए कौन सा प्रोडक्ट देना है। 4 प्रोडक्ट में हम ये नहीं समझ पा रहे कि देना कौन सा है। आप सोचिए कि हम मतलब कैसी जगह, मतलब कैसे मतलब ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, कैसे हम अपनी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं, क्या हमारी सूझबूझ डेवलप हो रही है कि हम 4 सप्लीमेंट में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें कौन सा देना चाहिए, क्या देना चाहिए। हमने समझने की कोशिश ही नहीं की है कि प्रोडक्ट करता क्या है एग्जैक्टली। हमने समझने की कोशिश ही नहीं की है कि वो प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, क्यों दे रहे हैं वो प्रोडक्ट, कितना दे रहे हैं वो प्रोडक्ट, पता ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि हम पता करना भी नहीं चाहते। परिवेश जी है ना, परिवेश जी को फोन कर देते हैं, पता चल जाएगा, जरूरत क्या है पूछने की। हमें अपना ज्ञान कोश बढ़ाने की क्या जरूरत। मान लीजिए अगर परिवेश जी को कुछ हो गया, या परिवेश जी का फोन खराब हो गया, परिवेश जी कहीं मीटिंग में है, तब तो आपका धंधा बंद हो जाएगा जी। आपके फिर जिनको आपको बताना है वो तो बता ही नहीं पाएंगे आप। ऊपर वाला ना करे, अगर कुछ हो गया मुझे, तो आपका तो बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। एज अ ट्रेनर मेरा काम है कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आप सीख लें, आप जान लें। ट्रेनर, मैं ट्रेनिंग ही नहीं दे पा रहा हूँ आपको, सिर्फ आपका जॉब वर्क कर रहा हूँ। आप आपका सिखाना मेरा काम है, आपको सशक्त करना, आपको मजबूत करना, आपको नॉलेज से लैस करना मेरा काम है। लेकिन मैं सिर्फ जॉब वर्क कर रहा हूँ, रिपोर्ट देख के बता रहा हूँ कि क्या देना है। तो आप तो सीख ही नहीं पाएंगे कभी, आप तो कभी सीख ही नहीं पाएंगे, और मेरा मकसद तो आपको सिखाना ही था। तो मैं अपने मकसद में फेल हो जाऊंगा। मैं सिर्फ बताता रहूंगा किस चीज में क्या देना है, किस चीज में क्या देना है। अच्छा आप बताइए कि आपको जिसने ज्वाइन कराया है, क्या वो आपको ये कौन सी चीज में क्या देना है वो ये बताने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। बताने की जिम्मेदारी सिर्फ परिवेश जी की है। जब आपने ज्वाइन किया था तब आप परिवेश जी को जानते थे? नहीं जानते थे ना। तो जिसने ज्वाइन कराया था उसकी बताने की जिम्मेदारी है ना। तो जब उसकी जिम्मेदारी है तो उससे कम से कम पूछिए तो सही। उन्हें नहीं पता होगा तो वो जानकारी लेकर आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। उनको आपकी मदद करने के कंपनी से कम बोनस मिलता है उनको। आपकी मदद करेंगे, आप ग्रो करेंगे, तभी उनके पास बोनस जाएगा। तो ये उनका काम है, ये उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो जानकारी चाहिए वो आपको जानकारी दें, आपको सपोर्ट करें, आप आपकी सहायता करें आपके बिजनेस को बिल्ड करने में। लेकिन मैं देखता हूँ बहुत सारे अपलाइन ही ऐसा करते हैं कि अच्छा मुझे तो नहीं पता, ये लो परिवेश जी का नंबर ले लो, उनसे बात कर लो। अच्छा परिवेश जी से वो बात कर लेगा तो उसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको तो पता ही नहीं चला, आप तो लर्न नहीं कर पाए, आप तो ग्रो ही नहीं कर पाए। और अगर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं कर पाएगा। परिवेश जी के सहारे कितने दिन तक गाड़ी चलेगी जी। सीखना तो पड़ेगा सर, सीखना पड़ेगा। कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी दिक्कत आ सकती है, आप फंस जाएंगे। क्यों आपके साथ कोई क्यों जुड़ेगा, आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो क्यों जुड़ेगा। अच्छा जो जानकारी आज मेरे पास है, मैं क्या माँ के पेट से सीख के आया था? मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, डेबिट क्रेडिट का स्टूडेंट हूँ। मैंने पढ़ के, जानकारी लेके, सीख के, समझ के ये सारी जानकारी अर्जित की है। तो आपको सिखाने, मेरे को सिखाने के लिए कोई नहीं था, आपको सिखाने के लिए तो मैं हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई सीखना ना चाहे तो फिर क्या कर सकते हैं। खैर, तो वेलनेस की क्या हिस्ट्री है, वो मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय से बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक औषधियां इस्तेमाल की जाती थी, ताकि उनके सैनिक जल्दी से जल्दी उनके घाव भर जाएं और जल्दी से जल्दी वो लड़ाई कर सकें। आप देखेंगे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो मम्मी होते थे, उनको भी कुछ प्राकृतिक ऐसे लेप, तब तो डॉक्टर थे नहीं, तब तो डॉक्टरी दवाई पैथलैब और हॉस्पिटल तो तब थे नहीं। तब उनमें कुछ प्राकृतिक ऐसे लेप लगाए जाते थे जिससे कि डेड बॉडी भी लंबे समय तक सड़े ना, उसको मम्मी की तरह सेव किया जा सके। और रोमन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आपके हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसी हर चीज में वेलनेस का उल्लेख किया गया है। इनफैक्ट वेलनेस इतनी पुरानी है कि हमारे आपके ऋग्वेद में आयुर्वेद नाम का एक चैप्टर है, आयुर्वेद का उल्लेख है। और उसके ऊपर हमारे मतलब आपके चरक संहिता बोलकर एक दो दो किताबें लिखी गई है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आपको कभी मौका मिले तो आप पढ़ सकते हैं उसको। उसमें बहुत सारे देसी चीजें लिखी हुई है कि आपको छोटी बड़ी हर तरह की चीज का रूट कॉज क्या है और उससे कैसे आप निवारण उसका कर सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे इन चीजों को पढ़ता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, तभी मेरी नॉलेज ग्रो होती है और तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। यह आपकी जितनी स्पीड में नॉलेज बढ़ेगी उस स्पीड में आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आपको अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करना है। किसी और की नॉलेज से लंबे समय तक आपका काम नहीं चलेगा। जो लोग और दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर करते थे, आज आप देख सकते हैं कि जब वो कंपनी छोड़ के गए हैं तो जो लोग उनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर थे उनका क्या हाल हुआ है आज की डेट में। तो आप कभी भी अपने बिजनेस के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी जीविका के लिए किसी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर मत हो जाइए। क्योंकि अगर वो व्यक्ति किसी भी कारण से
अगर ना रहे या मतलब ऊपर वाला ना करे कि कोई ऐसी दिक्कत हो उसको। लेकिन मान लीजिए अगर कोई भी दिक्कत उसको आती है तो वो दिक्कत आपके बिजनेस में आपकी इनकम को भी प्रभावित करेगी। आपका बिजनेस आपके कमान में होना चाहिए, आपके हाथ में, आपके आपके कंट्रोल में होना चाहिए। तो खैर, आपको वेलनेस की जो चीज है वो बहुत पुरानी है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जमाने से, या उसके भी पहले राजा महाराजा हमारे दादी नानी के नुस्खे, या उन्होंने सुना उनकी दादी नानी से, उन्होंने सुना उनकी दादी नानी से, और उन्होंने उनकी दादी नानी से, उन्होंने उनकी दादी नानी से। तो ये कई हजारों सालों से ये वेलनेस की चीजें चली आ रही हैं कि हम अपने शरीर की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं भाई बैठ के पानी पीना चाहिए, और ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि हम ले सकते हैं जिससे कि हम लोग बच सकें। बहुत सारी चीजें हैं, हल्दी है, लहसुन है, अजवाइन है, अदरक है, ऐसी बहुत सारे हमारे नेचर में ही कुदरत ने हमारे इलाज की बहुत सारी चीजें दे रखी है। लेकिन अब अगर कोई शहर में रहता है या अगर कोई काम काज करता है तो उसके पास तो इतना समय नहीं है कि वो जाए और पत्ते और फूल तोड़े, जंगल में जाए और उन सारी वनस्पतियों को इकट्ठा करके उसकी मतलब ये मिलाए। उसको तो दूसरा काम भी करना है। तो ये काम टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनियां या रेनेटस वेलनेस उनके लिए करके देती है, और ये चीज को सुनिश्चित करती है कि जो न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं वो पोटेंट है, वो अच्छा है, वो काम करेगा, और वो उनको शरीर को बेहतरी देगा, उनके शरीर को अच्छी खुराक देगा, उनके शरीर को अच्छा पोषण देगा, उनके शरीर को अच्छी तरह से ताकतवर करेगा, उनके शरीर को तरह तरह के जो बीमारियां हैं वो उनके रोगों के इम्यूनिटी सिस्टम को, शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करके उनको रोगों को दूर रखेगा शरीर से। तो ये दादी नानी के नुस्खे बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ वेलनेस बहुत ही पुरानी है, कई दसों हजारों सालों से। आप देखेंगे कि जब श्री रामचंद्र जी वो लड़ रहे थे तब मेघनाथ का बाण लग गया था लक्ष्मण को। तो तब भी एक तरह की प्राकृतिक औषधि, वेलनेस की औषधि या संजीवनी इस्तेमाल करके ये किया गया था। तो वो वेलनेस का पार्ट था, वो डॉक्टरी दवाई नहीं थी। वो मतलब पैथ लैब में कोई टेस्ट नहीं करवाया गया था उनका, या उनको स्टेथोस्कोप से देखा नहीं गया था। तो नाड़ी की चिकित्सा और मतलब जल चिकित्सा और बहुत सारी अलग अलग तरह की प्राकृतिक चिकित्सा होती है आज की डेट में भी। लेकिन अब लोग क्या इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में वो सारी चीजें भूल गए हैं। मतलब जल से भी बहुत सारी, वाटर से बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, श्वसन क्रिया से बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल फूड होते हैं उससे भी बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। लेकिन हम लोग रेनेटस का हिस्सा हैं। हम लोग रेनेटस में जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं जो कुदरत ने हमारे लिए चुने हैं, और हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव दत्ता सर ने उसको साइंटिफिकली फॉर्मुलेट करके, उसकी कॉम्पोजिशन को अच्छी तरह से बना के, उसको अच्छी तरह से प्रोपोर्शन में डाल के, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके टेक्नोलॉजी की मदद से और न्यूट्रिशन साइंस की मदद से, उसको हमारे साथ हमारे लिए उपलब्ध किया है, और उससे हमें लाभ मिल सके इस चीज को सुनिश्चित किया है। तो ये वेलनेस के की जो इंडस्ट्री है उसके क्या सालिएंट फीचर्स हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं। उसके लाभ हैं कि वो रूट कॉज के ऊपर काम करता है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा। जब वेलनेस की बात हम करते हैं, खान पान की बात करते हैं, तो हम जैसा खाएंगे वैसे ही बच जाएंगे। जैसा आहार होगा वैसा ही विचार होगा, जैसा आहार होगा वैसा ही हमारा जो भी हम मतलब बिहेव करते हैं वो हमारे आहार के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। जिसकी वजह से हमारा जो वर्णमाला है उसमें जो क्षत्रिय थे उनको खास करके मतलब मांस मछली खाने के ऊपर जोर दिया जाता था, क्योंकि जब वो मांस मछली खाएंगे तभी ताकत आएगी, और तभी उनके अंदर अटैकिंग मोड आएगा, तभी उनके अंदर मतलब लड़ने का जज्बा आएगा, उनके खून के अंदर उबाल आएगा, और वो फिर लड़ाई कर पाएंगे और बाकी के जो लोग हैं उनको बचा पाएंगे। क्षत्रियों का काम था सुरक्षा करना और मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो इस वजह से उनकी उनका खान पान भी फिर उसी तरह से होता था। तो वेलनेस में आप अगर रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं, और वेलनेस के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या जो भी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं वो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ताकि किसी भी तरह से वो रोग घुस ना पाए। क्योंकि कोई भी अगर आपके घर में घुस गया, अगर मान लीजिए कोई टेररिस्ट है, अगर वो मान लीजिए वो पार्लियामेंट में घुस गया, या अगर कोई टेररिस्ट है वो अगर आपके ताजमहल होटल में पहुंच गया, या अगर कोई टेररिस्ट है वो मतलब बीटी स्टेशन पहुंच गया या सीएसटी स्टेशन पहुंच गया, तो अंदर घुसने के बाद तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको घुसने ना दिया जाए, ऐसा कोई प्रबंध हमें करना चाहिए जो कि हम न्यूट्रिशन से कर सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल सिर्फ ये वाला इसलिए ले रहा हूं ताकि हम नुकसान का अंदाजा लगा सके कि अगर कोई दुष्कृत्य करने वाला
कोई नुकसान करने वाला अगर शरीर के अंदर घुस जाए, तो अंदर आने के बाद तो वो कुछ भी कर सकता है। आपके घर में अगर कोई ऐसा वैसा शख्स घुस जाए, तो अंदर आने के बाद तो का कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से हम अंदर आने से पहले किसी को चेक करके घर के अंदर लाने देते हैं कि वो सही व्यक्ति है या नहीं, गलत व्यक्ति तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा वो। मतलब हम काफी सारी चीजें देखने समझने के बाद उनको लेकर आते हैं। तो अ, आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बॉडी में किसी भी तरह का रिपेयर करने में समय लगता है, क्योंकि बॉडी में कोई क्विक फिक्स नहीं चलता। आपको अगर लिवर में कोई चैलेंज है, तो लिवर को उसको अपने आप को हील करने में समय लगेगा। और इम्यूनिटी सिस्टम की मदद करनी है हमें। हमें खलासी का काम करना है, हमें ड्राइवर का काम नहीं करना है। ड्राइवर का काम है खलासी का काम है ड्राइवर की मदद करना, गाड़ी को सही तरीके से चलाना, गाड़ी को कोई डैमेज ना हो जाए, सही तरीके से गाड़ी सही जगह पर जाए, और ड्राइवर की मदद हो। जरूरत आने पर वो गाड़ी चला भी सकता है, लेकिन वैसी जरूरत जल्दी से आए ना तो बेहतर है। तो इम्यून सिस्टम का काम है कोई किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करना। और न्यूट्रिशन का या वेलनेस इंडस्ट्री का काम है इम्यून सिस्टम की मदद करना। हमारा काम इम्यून सिस्टम की मदद करना है। हम हमारे सप्लीमेंट्स किसी भी तरह से किसी भी दवाई से रिलेटेड नहीं है। दवाई, इलाज, उपचार, किसी तरह की चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं। बाकी का जो काम है वो इम्यून सिस्टम करता है। डायबिटीज ठीक होता है तो इम्यून सिस्टम करता है। अगर बीपी में आराम मिलता है तो इम्यून सिस्टम करता है। गठिया में आराम होता है, इम्यून सिस्टम करता है। कैंसर में थोड़ा बहुत भी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है तो वो इम्यून सिस्टम करता है। सप्लीमेंट नहीं करता। सप्लीमेंट सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। सप्लीमेंट सहायक है। सप्लीमेंट खलासी है। सप्लीमेंट कभी भी मेन काम नहीं करता। वो खुराक ऐसी देता है कि इम्यूनिटी सिस्टम अपना काम खुद से कर पाए। आप देखेंगे कि कोयले से स्टीम बनती है, और स्टीम से प्रेशर बनता है, और उससे इंजन चलता था पहले। यानी कि कोयले से गाड़ी नहीं चल रही, कोयले से जो हीट पैदा हो रही है, स्टीम पैदा हो रही है, उस स्टीम से गाड़ी चल रही है। कोयला नहीं होगा तो स्टीम नहीं बनेगी, और स्टीम नहीं बनेगी तो इंजन नहीं चलेगा। यानी कि कोयला स्टीम बनाने के लिए जरूरी है। चल तो इंजन स्टीम से रही है, मतलब पुराने समय में चलती थी। तो इम्यून सिस्टम ही आपके शरीर को बेहतर करने की क्षमता रखता है। सप्लीमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता। इम्यून सिस्टम में अगर दम होगा तो इम्यून सिस्टम खुराक अच्छी लेगा। जैसे आपने बचपन में पॉपाई द सेलर मैन देखा था, वो स्पिनिच खाता था और फिर वो सारे दुश्मनों से लड़ना शुरू कर देता था। तो ठीक उसी तरह से जब जैसे पॉपाई स्पिनिच खाता था, ठीक उसी तरह से जब हम ये खाते हैं, जैसे छोटा भीम भी लड्डू खाता है, और लड्डू खा के मार पिटाई करता है वो सारे जितने भी दुश्मन होते हैं ढोलकपुर के। तो ठीक उसी तरह से इम्यून सिस्टम को अच्छी खुराक जब मिल जाती है, तो इम्यून सिस्टम खुद ही काफी हो जाता है सबसे लड़ने के लिए। अब लॉन्ग टर्म आउटलुक रहता है इसका। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम हो, ये उसको डील करने में मदद करता है। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, लॉन्ग टर्म आउटलुक होती है, और लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशंस होते हैं। जब हम प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर देंगे तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं, ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो मॉडस ऑपरेंडी यही है कि हम बॉडी के रूट कॉज, प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, उसको वेलनेस से उसको रूट कॉज के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिलता है, चाहे प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, सोल्यूशन लॉन्ग टर्म होता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। और आपको अपने आप से ये सवाल पूछने की जरूरत है, या ये बात अपने जहन में आप बार बार दोहराइए, आपको समझ में आएगा ये क्या बात हो रही है। कि मेडिसिन वॉज नॉट देयर एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ क्रिएशन, बट फूड वॉज। धरती के आविर्भाव में, धरती की जब शुरुआत हुई थी, तो पृथ्वी पे दवाइयां तो नहीं थी, लेकिन खाना था। तो आप सोचिए कि ये जो हम लोग आज दवाई 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 की माला जपते हैं, तो दवाई क्या हमारे पृथ्वी की शुरुआत से दवाई मौजूद है क्या? नहीं। दवाई तो ये 100-200 साल पुराना खेल है, बल्कि 200 साल पुराना भी नहीं, ये करीब करीब 100-125 साल पुराना खेल है दवाई का। लेकिन जो खाना है, जो वेलनेस है, जो प्राकृतिक हमारे वनस्पति है, वो मतलब पता नहीं कब से ये चले आ रहे हैं। और प्रकृति में हमारा क्योंकि शरीर प्राकृतिक है, और तो प्रकृति वाली जो भी चीज है वो हमारे ज्यादा से ज्यादा लाभ करती है। अब ये सवाल बहुत सारे लोगों से भी पूछ सकते हैं जो लोग ज्यादा दवाई दवाई की माला जपते हैं, कि वॉज मेडिसिन देयर एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ क्रिएशन? क्या क्या दवाई धरती के आविर्भाव के समय में वहां थी? तो आशा करता हूं कि इससे आपको पर्सपेक्टिव मिला है। और बहुत सारे लोग जो दवाई बताते हैं हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट को, वो आज के बाद से दवाई नहीं बताएंगे, वेलनेस और इलनेस में उनको कुछ फर्क पता चला है, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज के सेशन को फिर हम यहीं पर विराम देंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का जो सेशन है उससे
जानकारी मिली है और आप आगे बढ़ेंगे इस जानकारी को इस्तेमाल करके। तो आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। रॉकिंग रेनेटस अनंत काल तक रॉक करेगा। रेनेटस, हैव अ नाइस डे।